बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, अभी मैंने जो तकरीर सुनी, लगा इस तरह के इल्ज़ामात इमरान खान ने लगाए हैं या खुर्शीद शाह ने लगाए हैं या अपोजिशन ने लगाए हैं। मैं ये रिमाइंड करवा दूं मेरे मेंबर कि ये इल्ज़ामात एक लीक पनामा में फर्म की हुई, जिस लीक की वजह से 100 से ज्यादा इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जिनका कंसोर्शियम बैठा, उन्होंने पेपर्स देखे और उसके बाद वो ये चीजों के इंकशाफात किए। ये कोई किसी ऑपोजिशन की कोई साजिश नहीं है, कोई हमने कोई प्लान नहीं किया, कोई हमने किसी को विक्टिमाइज करने के लिए नहीं किया। ये असल में चीजें वो निकलाई हैं जिनको छुपाया गया था। अब मैं सबसे पहले तो अपने वजीर साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर दुनिया की डेमोक्रेसी होती है, उसके अंदर जब एक गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगता है, और ये हमने नहीं लगाया, ये तो इंटरनेशनल था, क्या गवर्नमेंट का काम है कि उसका जवाब दे या वो काउंटर इल्जाम लगा दे? इसमें शौकत खानम किधर से आ गया? क्योंकि शौकत खानम का तो नाम आया नहीं था वहां, पनामा पेपर्स में तो उसका नाम नहीं आया। एक वजीर कह रहा है कि बनी गाला की प्रॉपर्टी, और वो भी उसके ऊपर भी कोई शक, वो भी नहीं आया। इंटरनेशनली तो जो नाम आया है वो प्राइम मिनिस्टर के बच्चों की कंपनीज का नाम आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अगर ऑपोजिशन है तो क्या अगर पब्लिक मनी, ये याद रखें कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है मुल्क का, वो एक मुल्क में लीडरशिप देता है, लीड बाय एग्जांपल करता है। तो हमारा अगर ऑपोजिशन ये पूछ भी ना सके, अगर पूछे तो आगे से काउंटर इल्जाम लगा दें, और वो भी किस चीज पे, वो भी किस पे इल्जाम लगाएं? एक कैंसर हॉस्पिटल पे। मैं वजीर साहब आपसे ये पूछता हूं आज इस फोरम पे खड़ा होके कि अगर तो एक पब्लिक मनी से बना हुआ हॉस्पिटल किसी किस्म की भी कोई गलत काम करता है तो जिम्मेदारी तो आपकी है पकड़ना, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। गवर्नमेंट का काम है कि चोरियों को पकड़ना, मेरा तो काम नहीं है। और क्या ये आपको ख्याल तब आया जबकि प्राइम मिनिस्टर की ये इंकशाफात हो गए उसके बच्चों की, तब आपको याद आया? अगर आपने ये पहले था, आपको ये पहले सोचना चाहिए था कि एक पब्लिक पैसे से बना हुआ हॉस्पिटल का एंडाउमेंट फंड अगर गलत इन्वेस्टमेंट कर गया है तो आपको प्रोब करनी चाहिए थी। मैं इंशाल्लाह अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो पकड़ लूंगा आपको सबको, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो आप अगर, अब क्वेश्चन क्या है? No cross talk. No cross talk. I've told you once, don't do it again, please. देखिए जी, मैं स्पीकर साहब आज अपनी सारी मेंबर से बात करना चाहता हूं। सिर्फ मैं एक बात करना चाहता हूं। मैं यहां ऑपोजिट बैठा हुआ था, इसी वजीर ने जो जुबान मेरे ऊपर इस्तेमाल की, मैं चुप करके सुनता रहा, मेरी सारी पार्टी चुप करके सुनती रही। हम आराम से बैठे, क्योंकि जमहूरियत के अंदर हौसला चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, आपको हौसला चाहिए, दिलेरी चाहिए। जमहूरियत के अंदर ये नहीं होता कि एक आदमी आप अपनी बात कर दे और अगले बैठ को प्राइम मिनिस्टर बैठा सुन रहा है और इस तरह की जुबान, गैर पार्लियामेंट्री जुबान इस्तेमाल की जा रही है। ये तकरीरों में करें, ये मैंने एक दफा कहा है कि प्लीज डोंट इंटरफेयर। पार्लियामेंट में ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इसको पार्लियामेंट गैर पार्लियामेंट्री कहते हैं। आप इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें और प्राइम मिनिस्टर बड़ी खुशी से मासूम सा चेहरा बना के हंस रहा हो और तमाशा देख रहा हो कि एक आदमी एक पार्लियामेंट्री लीडर को जलील कर रहा है, और आप इजाजत दे दें, और फिर जब वो बोलने लगे तो यहां शोर मचा दें। हौसला रखो, दिलेर हो, दिल गुर्दा रखो, सुनो मेरी बात है। अब सुने स्पीकर साहब, मैं जो अब कहना चाहता हूं वो ये कि देखें, मुझे आज मैं एक और सवाल का जवाब पूछता हूं इनसे
ایک کینسر ہاسپٹل پاکستان میں یہ واحد کینسر ہاسپٹل ہے جدھر اس ملک کا غریب آدمی جا کے علاج کروا سکتا ہے. یہ دنیا کا واحد کینسر ہاسپٹل ہے جدھر 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. 350 کروڑ روپیہ خرچ کرتی ہے غریب مریضوں پہ. 350 کروڑ روپیہ. میں اگر ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ جو صرف اس لیے انہوں نے کیا کہ میں نے جب سے ہم نے اپنا ایز این اپوزیشن کی، ہمارا فرض اور حق ہے کہ ہم اٹھائیں چیزیں جو کہ ایک انٹرنیشنل ساری دنیا میں ہلبلی مچی ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کو جب اس نے ریزائن کیا، اس نے کہا کہ اپوزیشن اگر نہیں بھی کیا تو اسے آپ کو منع کیا ہے. I will take strict action. مت کریں یہ. جب ایک کو پارلیمنٹری لیڈر بول رہا ہے یہ نارم سیکھیں، عزت کرنا سیکھیں. مت کریں یہ پلیز. پرائم منسٹر جب بھی آئس لینڈ کا جو وہ جس کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے ریزائن کرو، کیا اس نے کہا کہ اپوزیشن آپ نے بھی آف شور کمپنیز ہیں؟ کیا یہ جو پرائم منسٹر ہندوستان کا ہے اس نے جو ہائی پاور کمیٹی بنائی ہے اس نے کیا کہا ہے کہ اچھا جی اپوزیشن یا کہ کوئی سازش ہوئی ہے؟ اس کے اندر بڑے بڑے نام آئے ہیں. کیا ڈیوڈ کیمرون جو ہے برطانیہ کا پرائم منسٹر، اس کے جو والد کا نام آیا ہے، کیا اس نے کہا ہے کہ میں تو اپوزیشن اپنا بتایا کہ ان کے آف شور اکاؤنٹس کتنے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں یا ملک کی ذمہ داری، جب آپ عوام کے ٹیکس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، آپ ایمانداری سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور عوام پہ خرچ کرتے ہیں، تو آپ پہ ذمہ داری آ جاتی ہے. کیونکہ جو شاہ صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی، گورنمنٹ کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے پاس سب سے بڑی قوت اس کی مورل اتھارٹی ہوتی ہے. ایک ڈیموکریسی کے اندر پرائم منسٹر کے پاس فوج نہیں ہوتی، وہ پولیس سے انتقامی کارروائی نہیں کر سکتا، وہ اس کے پاس صرف مورل اتھارٹی ہوتی ہے. اور اس لیے مورل اتھارٹی کی وجہ سے پرائم منسٹر کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ جی بڑا میاں صاحب نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا کہ انہوں نے جا کے میڈیا کے اوپر آ گئے. یہ انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا. ان کا فرض بنتا ہے کہ قوم کو بتائیں کہ جو کمپنیز کے نام آئے ہیں ان کا کام تھا بتانا. میں واپس آتا ہوں شوکت خانم پہ. صرف میں اس لیے الزام لگایا گیا کہ جناب انڈاؤمنٹ فنڈ کا پیسہ انویسٹ ہوا، یہ انہوں نے کہا آف شور کمپنی پہ. سب سے پہلے تو میں کلیئر کر دوں کہ شوکت خانم پہ انسٹیٹیوشن ہے، میں اس کے انڈاؤمنٹ فنڈ پہ نہیں بیٹھتا، میں اس کی انویسٹمنٹس نہیں کرتا. لیکن میں نے یہ کہا کہ $3 ملین کی بات انہوں نے کی کہ وہ ڈوب گیا ہے. میں کل پریس کانفرنس سن رہا تھا تو وزیر بیٹھے ہوئے، ذمہ دار وزیر کہہ رہے ہیں جی اس کا پیسہ ڈوب گیا ہے. اگر تو آپ بلیک میل کرنے کے لیے نہیں استعمال کر رہے تھے اس چیز کو، اور اگر واقعی آپ کو کنسرن تھا، ایک ٹیلی فون کرتے شوکت خانم کو، آپ کو پتا چلنا تھا کہ 29 جون کو شوکت خانم 2015 میں وہ $3 ملین واپس آ چکا تھا، وہ ڈوبا نہیں تھا. اور آپ یہ جو جب آپ شک اور شبہات ایک ہاسپٹل کے اوپر کرتے ہیں، میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر وہ بند ہو جاتا ہے، سپوزنگ وہ ہاسپٹل بند ہو جاتا ہے، کیا گورنمنٹ نے یا کوئی ہاسپٹل کھڑے کیے ہوئے جدھر جا کے غریب آدمی کینسر کا علاج کرائے؟ یعنی کتنی غیر ذمہ دار چیز ہے کہ آپ ایک ہاسپٹل کو نہیں چھوڑ رہے جس کا وہ پیسہ بھی ڈوبا نہیں، جس کے اوپر سارا شور مچایا ہے. انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہوتا ہے، یہ اب دوسری انہوں نے بات کی کہ جی انڈاؤمنٹ فنڈ آپ نے آف شور انویسٹ کر دیا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ شوکت خانم کا 40% فنڈ آتا ہے اوورسیز سے. یہ سارے انگلینڈ، امریکہ سے، مڈل ایسٹ سے اس کے فنڈ آتے ہیں 40%. شوکت خانم کو مشینری اکوپمنٹ خریدنی پڑتی ہے باہر سے، ساری دوائیاں باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں، اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے پیسہ باہر رکھا جاتا ہے. یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ نہیں گیا اور کوئی چیز چھپائی نہیں گئی. سارے جو شوکت خانم کے جو ساری فنڈز ہیں سب اوپن ہیں، کوئی دیکھ سکتا ہے. یہ ہم نے کوئی آف شور کمپنی میں چھپایا نہیں کہ ہمیں سارے اوپن فنڈز ہیں. ان کو پتا کیسے چلا؟ ان کو پتا ایسے چلا کیونکہ ہماری کتاب میں ہے، ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے اس میں، کوئی بھی جا کے چیک کر سکتا ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے لیڈر کی جو اتنے بڑے اس کے اوپر الزامات لگے ہیں، 4 لگے ہیں اس کے اوپر، یہ جو ان کے اوپر آف شور کمپنیز کے ہیں 4 ایلیگیشنز ہیں، میجر ایلیگیشنز: ٹیکس ایویژن، منی لانڈرنگ، ہائیڈنگ ایسٹس، الیکشن کمیشن کو غلط بیانی کرنا. یہ میجر آفینسز ہیں، ان کو جواب دینا پڑتا ہے. اس کا پڑھنا ہے اور پڑھے گا.
तो मुझे ये बताएं कि शौकत खानम किस चीज का जवाब दे? उन्होंने तो सारा डिक्लेयर किया हुआ है, उनके तो बुक्स के ऊपर है, वो तो कोई छुपा के उन्होंने नहीं डाला। इमरान खान ने तो कोई, मैं तो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूं, वहां की कमेटी बैठी है जो इन्वेस्ट करती है पैसे, और जब वो पैसा वापस आ गया हॉस्पिटल को, क्या इनको ये चाहिए नहीं था कि इतना बड़ी गलत बयानी करते, टीवी पे जाके गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठ के कह रहे हैं जो डूब गया $3 मिलियन? क्या इनका काम नहीं था कि एक टेलीफोन करके शौकत खानम को पूछते कि पैसा वापस आया नहीं? क्या ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए आप एक खैराती इदारे को खत्म करना चाहते हैं? आप एक सबसे बड़ा इदारा, और अपने हॉस्पिटल्स का हाल देखें, यहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल देखें। आप एक उस हॉस्पिटल को खत्म कर रहे हैं, एक वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। आगा खान और शौकत खानम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल हैं, जो भी यहां तो पैसे वाले लोग बैठे हैं। आप जाके अगर अपना इलाज करवाएं आज बाहर कैंसर का, शौकत खानम में जो इलाज 100 रुपए का होता है, वो वही इलाज बाहर कैंसर का 1000 रुपए का होता है, 10 गुना ज्यादा होता है। तो पैसे वाले लोगों को भी जरूरत है उस हॉस्पिटल की। मैं खुद 2 दफा उस हॉस्पिटल में गया, तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें, मुल्क का सोचें, अपनी पॉलिटिक्स का ना सोचें। और आपकी तो सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे अगली बात करता हूं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपको पूछना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप हमारे पार्टी के हेड हैं, आप डिक्लेयर करें अपने एसेट्स। आपको बजाय उनको प्रोटेक्ट करने के, आपको कहें आपने अगर चोरी नहीं की, आपने कुछ किया नहीं, अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दें। मार्गरेट थैचर को किसी ऑपोजिशन ने निकाला था, मार्गरेट थैचर को कंजर्वेटिव पार्टी ने निकाला था। टोनी ब्लेयर को ऑपोजिशन ने नहीं जाने दिया था, टोनी ब्लेयर को लेबर पार्टी ने कहा था कि अब आप जाएं। आपका काम है कि अगर मियां नवाज शरीफ की कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, आप कहें जनाब आप अपने आप को पेश करें, आप इसको क्लियर करें। आपका क्या काम है कि शौकत एक हॉस्पिटल को अटैक कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं चुप हो जाऊं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं चुप हो जाऊं, मैं नवाज शरीफ की बात ना करूं। स्पीकर साहब, मैं अपने सारे मेंबर से आज ये कहना चाहता हूं, देखें, ये जो चीजें सामने आई हैं, ये पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट बन सकता है। अगर आज हम इसका फायदा उठा लें, ये पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट किस तरह बन सकता है? पाकिस्तान के आज पाकिस्तान अगर इस स्टेट पे है कि हमारे पास पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, आज अगर हम इस स्टेट पे हैं तो उसकी 2 वजह हैं। एक है टैक्स एवेजन, जो शौकत तरीन जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि 700 अरब रुपए की सिर्फ सीबीआर के अंदर करप्शन है, यानी जो टैक्स कलेक्शन में 700 अरब की है। नैब का अभी फिर से स्टेटमेंट आई है, उससे पहले फसील बुखारी ने दी, अभी नैब की स्टेटमेंट आई है कि दिन की करप्शन पाकिस्तान की 12 अरब रुपया है, तकरीबन 3.6 ट्रिलियन रुपीस सालाना। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हम आज ये जो भी क्राइसिस आया है, इससे हम अगर अपने सिस्टम्स ठीक कर लें तो हो सकता है कि पाकिस्तान ये जो जिस तरफ तबाही की तरफ जा रहा है, हम बच जाएं। आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा था 2005 में 5 ट्रिलियन रुपया था, 5000 अरब रुपया। आज पाकिस्तान का कर्जा है 2100 अरब रुपया, 21 ट्रिलियन रुपीस। पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तान में 5 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा चढ़ा है। कर्जा क्यों चढ़ रहा है? कि हम अपने टैक्सेस इकट्ठे नहीं कर सकते। पाकिस्तान की लोएस्ट टैक्स जीडीपी रेशो है दुनिया में। हम करप्शन नहीं रोक सकते, जो हैमरेज हो रही है इसकी वजह से हम अपने एक्सपेंसेस नहीं मीट कर सकते। इसकी वजह से स्पीकर साहब, पाकिस्तान के हम बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। 2.5 करोड़ पाकिस्तान का बच्चा स्कूलों में नहीं है। 2.5 लाख बच्चा पाकिस्तान का मरता है गंदे पीने पानी की बीमारियों से। पाकिस्तान में हर 20 मिनट पे औरत मरती है डिलीवरी पॉइंट पे, हम उनको प्राइमरी केयर नहीं दे सकते। पाकिस्तान में स्पीकर साहब, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने को, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को। हम अपने किसानों की मदद नहीं कर सकते, उनका बुरा हाल है, तो हम पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर इससे ये जो अभी चीजें सामने आई हैं, हम अगर अपने 2 चीजें ठीक कर लें, अपना टैक्स का निजाम ठीक कर लें, टैक्स इवेजन के ऊपर हम
मेजर्स लें, एसेट्स डिक्लेयर करवाएं लोगों के, सारों को कहें कि अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, जितने बाहर एसेट्स पड़े हुए डिक्लेयर करें। इससे हम फायदा उठाते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी नैब को ठीक कर लें, एक इंडिपेंडेंट नैब बना दें जो कि कोई इम्तियाज किसी में ना करे, गवर्नमेंट हो या हो उनको पकड़ सके, तो हम एक वायबल मुल्क बन सकते हैं। जिस तरह हम जा रहे हैं, अगर हमने इससे फायदा ना उठाया, अगर ये चीजें इंकशाफात हुई थे, इसकी जरूरत एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बहुत जरूरत है आज पाकिस्तान को। अभी वजीर साहब ने कहा कि देखें, इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस एक जज के नीचे हो सकती है, रिटायर्ड जज के नीचे भी, लेकिन जो मर्जी हो। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। हमें एक चीफ जस्टिस के नीचे एक कमीशन बनानी चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ही के पास एक कॉन्फिडेंस होगा, उनके पास स्टेचर होगा। उनके नीचे एक कमीशन बनानी चाहिए जिसके नीचे जो हेड करे वो हो फोरेंसिक एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटिंग व्हाइट कॉलर क्राइम। और हमें एक बाहर से कंपनी, मैं रिक्वेस्ट ये भी करता हूं कि कंपनी हायर करें जो ऑडिट कर सके, उसके अंदर ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ये जाने नहीं लगी। ये लोग समझ रहे हैं कि ये एक हफ्ते के बाद चली जाएगी, ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया है। न्यूजीलैंड में इंक्वायरी है, ऑस्ट्रेलिया में है, फ्रांस में है, यूक्रेन में है, रशिया में शुरू हो गई है, इंग्लैंड में बातचीत हो रही है। ये जाएगी नहीं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 25 अप्रैल को एक इतनी हाई पार्ट कमेटी जिसमें FBI है, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, उसने 25 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी है। अगर हम भी सच इस पे से निकालना चाहते हैं और इससे फिर एक मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कौमें आगे तब जाती हैं अपनी गलतियों से सीखें, अगर हम ये करना चाहते हैं तो हमें भी इस तरह की एक हाई लेवल कमेटी बनानी पड़ेगी। मैं आपको ये आज कह दूं कि जी ये सारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा एक गुस्सा है। ये ना समझे कि लोग ये भूल जाएंगे अब, क्योंकि जो लोगों को शक था वो चीजें सामने आ गई हैं। प्राइम मिनिस्टर का बहुत जरूरी है कि अपने आप को पेश करें एहतसाब के लिए। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर के पास मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी, अगर उनके पास वो मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी, तो मुझे ये बताएं कि वो कैसे प्रूव कर सकते हैं जो पाकिस्तानियों का पैसा बाहर पड़ा हुआ है। यही इसहाक डार साहब ने कहा था कि 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का स्विट्जरलैंड में है। पिछले 3 साल में 7.5 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी खरीदी है दुबई में। अब मुझे यह बताएं कि अगर इनके ऊपर आ गया है कि इनके भी ऑफशोर अकाउंट्स हैं, ये इनके पास कौन सी मॉरल अथॉरिटी है कि ये पैसा वापस लेके आएंगे? इलेक्शन में बड़ा कहा गया था कि हम पेट फाड़ के पैसा लेके आएंगे और हम $60 मिलियन लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है जब इनके अपने पैसे बाहर पड़े हुए हैं। और दूसरा, टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे अगर इसके अंदर टैक्स इवेजन, ये मैंने फिर से कहा, टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, और फिर ईसी को, इलेक्शन कमीशन को गलत बयानी करना। ये जो चारों इल्जाम हैं, जब तक इनकी आप ये जवाब नहीं देंगे, ये इशू जाने नहीं लगा। और ये ना ही हमने इशू जाने देना है, क्योंकि हमारी एज एन ऑपोजिशन, हमें इलेक्टेड लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तानी कौम को रिप्रेजेंट करें। इस वक्त पाकिस्तानी कौम जवाब मांग रही है। मैं आज फिर कहने लगा हूं कि अगर ये कमीशन एक एम्पावर्ड कमीशन ना बनाई गई, हमारे पास सड़कों पे आने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा। फिर ये ना आप कहना कि जी जमहूरियत के खिलाफ है। जमहूरियत का तकाजा तो ये है कि आप फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन करें, वो ऐसी हो जो सारी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट माने। ये ना हो कि वन साइडेड हो, दोनों माने। अगर ये आप कर जाते हैं, हम इंतजार करेंगे। अगर आप ये नहीं करते तो उसके बाद प्लीज हौसला रखें जी, थोड़ा सा हौसला और। इधर प्लीज एड्रेस द चेयर। और नहीं प्लीज नहीं, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। एक मिनट आप तो फिर माहौल खराब करेंगे ना। स्पीकर साहब, मैं कहता हूं कि ये कमीशन बनाएं, सबसे पहले इमरान खान की इन्वेस्टिगेशन करें। मियां साहब से भी पहले मेरी इन्वेस्टिगेशन करें। मेरे सारे शौकत खानम की भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, उसके एंडाउमेंट फंड की भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, सारा कुछ खोलें। उसके पास ऑडिट रिपोर्ट्स हैं। मेरे बनी गाला की भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है, एक वजीर का बयान है कि जी बनी गाला में भी पता नहीं किधर से पैसा है। मैं बनी गाला का आपको बता दूं कि इमरान खान की सारी जो 18 साल बाहर कमाई की
باہر سے ایک فلیٹ جو تھا وہ بیچ کے بینک کے ذریعے پیسہ لے کے آ کے بنی گالا کی پراپرٹی خریدی ہے. کوئی چاہتا ہے میری انویسٹیگیشن کرے. ہماری طرح کے لوگوں نے پاکستان کو فائدہ پہنچایا ہے کیونکہ 19 ارب ڈالر پاکستانیوں کا اوورسیز کا ریمیٹنسز کا آتا ہے پاکستان میں, ان پہ پاکستان چل رہا ہے, اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے جو پیسہ باہر جاتا ہے وہ پاکستان کو تباہ کر رہا ہے. اس کی آپ پوری کریں. رانا تنویر حسین.